मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष कुमार दुबे और आज हम लोग बात करने वाले हैं खासकर टीजीटी पीएचडी बायोलॉजी का। मैं जो लगातार सीक्वेंस लेके आपके लिए आ रहा हूं, उस सीक्वेंस में मैं टीजीटी का जो टैक्सोनॉमी का टॉपिक है उस पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। वहाँ पर मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में मैंने जिक्र किया है और किस तरीके से प्रश्न आने की संभावना है उस पे भी मैंने लगातार जो है हमने आपको बताया है। और जो हमारे बच्चे नए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको अगला नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीएचडी बायोलॉजी का जो पूरा सिलेबस है मैं अपने वीडियो चैनल के द्वारा, अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं सब कुछ यहाँ पे समाप्त करने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं उन क्वेश्चंस का मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक कंप्लीट नोट्स दे रहा हूं, ठीक है। और बहुत ही जल्दी मैं एप्लीकेशन पे भी सारी चीज़ें होंगी। और साथ साथ एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जितना भी हमारे पास नोट्स है, स्टडी मटेरियल्स है, ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस वीडियो के द्वारा। और इसके लिए आपको सीधा हमारे नंबर पर संपर्क करना होगा, ठीक है। वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबसे न्यूनतम फीस में ये सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको जब आप व्हाट्सएप पे हमसे कमेंट करेंगे, बात करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको उन सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा। इसके पहले आज का जो टॉपिक है वायरस, ध्यान रखिएगा, वायरस का जो चैप्टर है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इस पर चर्चा करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वायरस एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो क्या करते हैं कि चाहे बॉटनी के सेक्शन में लीजिए या जूलॉजी के सेक्शन में लीजिए, दोनों सेक्शन में आपको एक सेक्शन बायोलॉजी में आपको वायरस का टॉपिक ज़रूर पढ़ना है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने की संपूर्ण तरीके से यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है। इसको आपको दिमाग में रख करके इस सिलेबस को आगे की तरफ हम लेके चलेंगे। तो वायरस के बारे में मैं आपको बता दूं कि वायरस एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे हम सिर्फ वायरस के बारे में पढ़ेंगे, क्या इनका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप जो है इनका केमिकल नेचर क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में चाहेंगे, इनके डिसीज़ प्लांट और एनिमल में कौन कौन से डिजीज़ हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वायरस को जो चैप्टर है इसका थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि स्टोरी में क्या था कि सबसे पहले इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत बाद में की गई, बैक्टीरिया के बाद। बैक्टीरिया की इसकी खोज की अगर हम बात करें तो ये कहीं न कहीं बैक्टीरिया के बाद आया। इसका सबसे रीज़न ये था कि पहले के समय में जब वायरस की खोज नहीं हुई थी तो कई लोग, चाहे स्मॉल पॉक्स की अगर हम बात करें, चाहे मीजल्स की बात करें, चाहे पोलियो हो, समझ रहे हैं, तो तरह तरह की जितने भी बीमारियाँ थीं ये इन्फेक्शन की वजह से होती थी, न्यूक्लियो प्रोटीन्स की वजह से होती थी। तो वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसका मेन रीज़न क्या था कि इसके बारे में कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि साइंटिस्टों ने अपना रुचि दिखाया और आखिर ये क्यों हो रहा है, तो बैक्टीरिया से फिल्टर किया गया। बैक्टीरिया फिल्टर से कुछ बीमारी के जो है पार्टिकल्स लिए गए। मतलब कि एंटोनी वान एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, एक प्रयोग किया था। प्रयोग ये था कि इन्होंने तालाब से पानी लिया और दांत से कुछ कचड़े को निकाला था, ठीक है, और नाले के पानी को लिए। तो इन कई तरीके की चीज़ों को लेकर जब इन्होंने देखा तो उससे इन्होंने छोटे छोटे एनिमल क्यूल्स दिखाई दिए, छोटे छोटे जानवर दिखाई दिए, जिसे लिटिल एनिमल क्यूल्स कहा गया। और इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा गया, किसको, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को। लेकिन फिर उसके बाद और जब प्रयोग किया गया तो वहाँ पे ये देखा गया कि एक साइंटिस्ट थे इवानो इवस्की, इन्होंने क्या किया था, टोबैको में, टोबैको मोज़ैक वायरस होता है, लीफ एक प्लांट होता है टोबैको, वहाँ पे इन्होंने देखा कि कुछ
जो है पत्तियां जो है बीमार हो रही थी। उस बीमारियों में इन्होंने देखा कि आखिर ये बीमार क्यों हो रही हैं, तो उनके जो पत्तियां थी उसको बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा जब छाना गया तो वहाँ पे देखा गया कि वो बैक्टीरिया तो फिल्टर से निकले, लेकिन जो बैक्टीरिया जो प्राप्त हुए, जो बैक्टीरिया के जो रस से जो प्राप्त हुआ, बैक्टीरिया फिल्टर से जो रस प्राप्त हुआ, उस रस को क्या किए एक फ्रेश लीफ में जब इन्होंने डाला तो देखें कि उन्होंने वो भी क्या किया कि इन्फेक्टेड हो गया। तो इससे ये पकड़ में आ गया कि वायरस का जो इन्फेक्शन है बैक्टीरिया से भी छोटे कुछ जो है एनिमल्स हैं या, तो उसे इन्होंने क्या कह दिया, वायरस कह दिया। ठीक है, वायरस कह दिया और इसे माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत रखा गया। एक साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर, उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन किया और एक सेक्शन उन्होंने बनाया कि जितने भी बैक्टीरिया से छोटे वाली प्रजाति होंगी उन सभी को हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत रखेंगे और वहाँ पे हम इसका अध्ययन करेंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वायरस का जो स्ट्रक्चर था वो क्लियरिटी धीरे धीरे सामने आया। ठीक है, तो इस वजह से फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वायरस के बारे में जानकारी मिली और वायरस शब्द का जो मतलब यूज किया गया था, इस शब्द का जो मतलब था वीनम होता है। ध्यान रखिएगा, वीनम होता है और इस वीनम का मतलब क्या होता है, पॉइजन। ध्यान रखिएगा, पॉइजन। पॉइजन का मतलब आप जानते हैं जहर होता है और इसको रिलेट किया गया किससे, इस वाले वायरस से रिलेट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वीनम, जिसका जो साइंटिफिक नेम था जो निकाला गया, वीनम निकाला गया, वीनम से एक जो नया शब्द की प्राप्ति हुई उसे हम क्या कह दिए, पॉइजन कहा गया। क्या कह दिया गया, पॉइजन कहा गया, जहर कहा गया था। और ये इस वजह से जहर क्या, क्योंकि इसका कोई ऐसा पॉजिटिव रोल नहीं दिखा अभी तक। सब के सब जितने भी ये नुकसान ही पहुंचाता है। बैक्टीरिया तो क्या होता है कि वो हानिकारक भी है, लाभदायक, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इसका जो कैरेक्टर था कहीं न कहीं वह चाहे प्लांट हो और चाहे एनिमल हो, उन सभी को ये इन्फेक्शन करता था। इस वजह से इसे पॉइजन कहा गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि जब इसका अलग से अध्ययन किया गया, एक सेपरेट ब्रांच बनाया गया, तो वहाँ पे स्टडी ऑफ वायरस, ध्यान रखिएगा, इसको नोट करते चलना है, स्टडी ऑफ वायरस। स्टडी ऑफ वायरस जो है वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी कहा जाता है, वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरोलॉजी का मतलब, वायरस का मतलब अध्ययन और लॉजी का मतलब होता है, वायरस का मतलब, वायरो का मतलब वायरस और लॉजी का मतलब होता है वायरस का अध्ययन जिसके बारे में करते हैं उस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहा जाता है। और इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि फादर ऑफ वायरोलॉजी, यहाँ पे अगला पॉइंट नोट करते चलिएगा, फादर ऑफ वायरोलॉजी। और ये डेली हमारी रात के 8 बजे आपको क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, फादर ऑफ वायरोलॉजी किसे कहा गया था, स्टैनले। एक साइंटिस्ट थे WM स्टैनले थे। इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले वायरस के पिता को क्या कहा गया था, WM स्टैनले कहा गया था। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में इन्होंने बताया था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे यहाँ पे MW बिजरिंग, ध्यान रखिएगा, बिजरिंग साहब थे, इन्होंने भी किया था, लेकिन आप WM स्टैनले को ही सही करना है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और लिख लीजिएगा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एक ऐसा ब्रांच या एक ऐसा सेक्शन जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में अध्ययन किया गया। माइक्रोबायोलॉजी मतलब जहाँ पे सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में अध्ययन किया गया। ये कौन से, लुईस पास्चर थे, लुईस पास्चर थे। ये आपको
3 चीज़ें याद करना है। पहला नंबर स्टडी ऑफ वायरस किसे कहते हैं, दूसरा नंबर फादर ऑफ वायरोलॉजी किसे कहते हैं, और तीसरा जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा गया। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बिजरिंग, ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक टाइटल दिया था, बिजरिंग थे। इन्होंने क्या कहा था, एक टाइटल दिया था, कब दिया था, 1898 में। कब दिया था, 1898 में एक टाइटल दिया था। क्या कहा था इन्होंने, ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा कि कंटेजियम वीवम फ्लूइडम, वायरस को इन्होंने क्या कहा था, कंटेजियम वीवम फ्लूइडम। वायरस को एक इन्होंने टाइटल दिया कि जो वायरस होते हैं एक तरीके के लिक्विड हैं जो इन्फेक्शन करता है। क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। तो यहाँ पे कंटेजियस का मतलब क्या था, कंटेजियस का मतलब लिविंग, और वीवम का मतलब क्या था, वायरस था, और फ्लूइडम का मतलब एक लिक्विड होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लिविंग वायरल लिक्विड, कहने का मतलब एक ऐसा लिक्विड जो क्या करता है, जो जीवित है, और जीवित होने के साथ साथ क्या करता है, ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है, चाहे प्लांट हो और चाहे एनिमल हो। प्लांट एनिमल में कोई भी प्रजाति हो, कोई भी स्पीसीज हो, ये अपना इस लिक्विड से क्या करता है, जीवित रहता है। जैसे ही लिविंग बॉडी के संपर्क में आता है वैसे ही अपना इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अगला पॉइंट नोट करना है। अगला पॉइंट आपको नोट करना है, इवानोवस्की। इवानोवस्की एक साइंटिस्ट थे, इवानोवस्की। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1892 में, कब, 1892 में टोबैको मोज़ैक वायरस, इसे एक TMV वायरस के भी नाम से जानते हैं। इसका जो आकार होता है रॉड के आकार का होता है। इसके बारे में इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था, खोज किया था। सबसे पहले TMV के बारे में कौन किया था, इवानोवस्की थे, और इन्होंने कब किए थे, 1892 में। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, स्टैनले के बारे में पहले भी आप जान चुके हैं, WM स्टैनले ने क्या किया था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन किया था, क्रिस्टलाइज किया था, किसको, टोबैको मोज़ैक वायरस का। क्रिस्टल्स का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे दाने के रूप में होते हैं, ठोस होता है ये, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल्स कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में कौन बताया था, WM स्टैनले ने क्रिस्टलाइज किया था। क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था। किसका किया था, TMV वायरस का। ये जो ऊपर आपने देखा था, इसी को एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा एक कदम और ये आगे की तरफ ले गए, जिसका इन्होंने क्रिस्टलीकरण किया था। और इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, बॉर्डन और पियरे, ध्यान रखिएगा, एक और साइंटिस्ट थे। यहाँ पे साइंटिस्ट बहुत बार पूछा गया है, बॉर्डन और पियरे। बॉर्डन और पियरे ने 1937 में इन्होंने अपना योगदान दिया। इन्होंने इनके केमिकल नेचर के बारे में बताया। किसके बारे में, केमिकल नेचर के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था। कौन बताया था, बॉर्डन और पियरे ने। कब बताया था, 1937 में बताया था। कि इन्होंने कहा कि एक तरीके का जो इनका नेचर होता है वह केमिकली क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं।
प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड के साथ प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड के साथ ये क्या थे? प्रोटीन थे। अब न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो इनका जो न्यूक्लिक एसिड था डीएनए या आरएनए, ठीक है। डीएनए आरएनए को जो कवर करता था उससे क्या कहा गया था? कैप्सिड कहा गया था। क्या कहा गया था? कैप्सिड कहा गया था, ठीक है। तो ये था बोर्डन और पीरे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था 1937 में, उसके केमिकल नेचर को बताया और ये कहा कि सर ये क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। और न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बाद ये क्या है? न्यूक्लिक और प्लस प्रोटीन से मिलकर बने हुए। तो न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत क्या आएगा? डीएनए आएगा और आरएनए। या इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ खास क्या है, या तो डीएनए होगा और या तो आरएनए होगा, और इसको जो कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे इस जो डीएनए है ये सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है, समझ रहे हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है? वायरस की सबसे ख़ास बात क्या है कि वायरस क्या करता है? एक तरीके का कनेक्टिंग लिंक है। क्या है? कनेक्टिंग लिंक देता है किसके किसके बीच में? लिविंग एंड नॉन लिविंग। समझ रहे हैं? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ये कड़ी बनाता है और जिसको ये कौन जोड़ रहा है? वायरस। इसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि वायरस सबसे ख़ास बात ये होती है कि वायरस कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा गया, इसके पीछे रीज़न था। इसके पीछे ये रीज़न है कि वायरस जब आपके शरीर से बाहर रहेगा तो ये नॉन लिविंग रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके शरीर के अंदर जाता है, जैसे कि आपने कोविड देखा था कि कोविड जैसे आपके होस्ट जब ये ऑर्गेनिज्म या होस्ट को ये जो है टच में जाता है तो वहाँ पे बड़ी तेज़ी से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। और इस संख्या बढ़ाने से क्या करता है कि ये जो अपना नेचर है, जो निगेटिव नेचर है, पॉइजन का जो नेचर है, वो क्या करता है? बड़ी तेज़ी से प्रभाव अपना डालता है। और इसी वजह से इसे क्या कहा गया है? वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की एक कड़ी है, ठीक है। तो कनेक्टिंग लिंक ये पूछा गया है कि किसको किसको ये जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि लिविंग प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, थोड़ा सा देख लीजिए लिविंग प्रॉपर्टीज़ कौन है। लिविंग प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिसमें जो बराबर लिविंग हो, जीवित हो। यहाँ पे क्या होता है? लिविंग वाले प्रॉपर्टीज़ में आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, सेल की बात करें, यह पूरी तरीके से ये वेल डेवलप रहेगा। यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे डेवलप रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। और बेसिक जो कैरेक्टर है न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें, न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, खासकर डीएनए हो चाहे आरएनए, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। और जैसे ही लिविंग सेल में जाएगा, जैसे इस लिविंग में जाएगा, वहाँ पे बड़ी तेज़ी से क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है, लिविंग। इसके बाद जैसे मल्टीप्लाई करता है वैसे कई तरीके के जो है डिसीज़ को क्रिएट करता है। क्या करता है? अपना प्रभाव दिखाना चालू कर देता है, डिसीज़ क्रिएट करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि नॉन लिविंग कैरेक्टर में आप जानते हैं कि सेल के अलावा यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा। प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये आपको ध्यान होगा कि नो प्रोटोप्लाज्म, और ना तो ये रिस्पायरेशन करेगा, नो रिस्पिरेशन, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये रिस्पिरेशन भी नहीं करता है।
क्योंकि यह इनका कैरेक्टर में नहीं आता है। बाकी अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल का जो रूल रेगुलेशन है ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। सेल का जो रूल और रेगुलेशन है जिससे सेल थ्योरी कहा गया है कि सेल थ्योरी ये कहता है कि कोई भी नई कोशिका अपने पुराने ही कोशिका से बनती है, तो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं करेगा। कल्चर मीडियम के बारे में आप जानते हैं कि कल्चर मीडियम में यह ग्रो नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक आप जानते हैं, लेकिन एक बार हमने आपको बता दिया कि आखिर किस तरीके से आपस में ये जुड़े हैं, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और इनके कुछ क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कौन दिया था ये आपको जानना जरूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे देखिए एक साइंटिस्ट थे F.O. होल्मेस, ध्यान रखिएगा F.O. होल्मेस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था वायरस का, और ये कब किया था 1948 में। आप डेट भी लिख लीजिएगा, 1948 में सबसे पहले इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। किसका किया था? क्लासिफिकेशन वायरस का किया था, वायरस का वर्गीकरण किया था कि वायरस को किस किस सेक्शन में बांटा जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, 3 सेक्शन में डिवाइड किया था, 3 सेक्शन में डिवाइड किया था, समझ रहे हैं। पहला सेक्शन था फाइटोफाइजिनेई, ध्यान रखिएगा फाइटोफाइजिनेई। दूसरा जो है जूफाइजिनेई कह सकते हैं, जूफाइजिनेई कहेंगे, फाइटो नहीं रहेगा यहाँ पे। और तीसरा जो है फैजिनेई, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 चीज़ों से मिलकर बना है। फाइटो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्लांट होगा, फाइटो का मतलब क्या होगा, प्लांट होगा। और फैजिनेई का मतलब क्या होता है, वायरस होता है। एक ऐसा वायरस जो किस पे अटैक करता है, प्लांट पे। यहाँ पे आप तोड़ेंगे तो इसको भी, जू का मतलब क्या होता है, एनिमल्स होते हैं। एक ऐसा वायरस जो क्या करता है एनिमल पे अटैक करता है। और एक ऐसा वायरस जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, खासकर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस F.O. होल्मेस ने कब किया था, 1948 में। 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया था, फाइटोफाइजिनेई, जूफाइजिनेई और फैजिनेई, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। इनका जो है साइज शेप की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको भी नोट कर लीजिएगा। साइज देखिएगा, इनका जो साइज होता है सबसे स्मॉलेस्ट साइज का, स्मॉलेस्ट वायरस यदि आपको पता हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखना है फूट एंड माउथ डिसीज़, ठीक है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, फूट और माउथ, जैसे खुरपका, समझ रहे हैं ना, ये जो है काऊ में होने वाली बीमारी है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। लार्जेस्ट वायरस, इसको भी नोट कर लिएगा। यही 2 महत्वपूर्ण है, यही पूछा भी गया है। लार्जेस्ट वायरस किससे कहा जाता है, स्मॉल पॉक्स को। किससे कहा जाता है, स्मॉल पॉक्स एक वायरस है जिसे इस नाम से जानते हैं, और इसी को एक और नाम से जानते हैं, वैरियोला, ध्यान रखिएगा, वैरियोला वायरस।
वायरियोला वायरस को भी इसी के नाम से जाना जाता है। चाहे ये पूछ ले चाहे ये पूछ ले, आपको दोनों याद रखना है, स्मॉलेस्ट वायरस और लार्जेस्ट वायरस। इसके बाद इनकी शेप की अगर हम बात करें, शेप मतलब इनका आकार जो है किस तरीके से हो सकता है। शेप ध्यान रखिएगा। शेप में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक होता है ब्रिक शेप्ड की अगर हम बात करें तो ब्रिक शेप जो है ईंट के आकार का होता है। ये कौन सा वायरस होता है आप इसके बारे में जानते हैं? इसके बारे में आप जानते हैं कि ब्रिक आकार का कौन सा होता है। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि स्मॉल पॉक्स जो वायरस होता है यह ब्रिक के आकार का होता है। ठीक है, ये ईंट के आकार का होता है, आप इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। दूसरा स्फेरिकल जो है, स्फेरिकल का आकार कैसा पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया कि स्फेरिकल के आकार का कौन होता है, तो आप क्या कहेंगे? इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसके बाद दो हो गए। तीसरा, ये भी यही नोट कर लीजिए, ख़त्म हो जाए ये कहानी। तीसरा और चौथा, एक होता है रॉड के आकार का, रॉड शेप्ड। कौन होता है रॉड के आकार का? टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV क्या होता है? रॉड के आकार का होता है। कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। इसके बाद एक और टैडपोल शेप्ड, टैडपोल के आकार का एक ही होता है, इसके बारे में आप जानते होंगे। टैडपोल के शेप में क्या होता है? टैडपोल के शेप में जो होता है बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? टैडपोल के आकार का होता है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज टैडपोल के आकार का होता है। इनका जो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं ये किसका होता है? टैडपोल की तरह ही दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान रखना है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताए हैं इन सभी बिंदुओं को आपको नोट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चलिए। यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसको भी आपको बताना है, और सारे कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं क्लियर हो गए। यदि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं यदि कोई दिक्कत आ रही हो तो। ठीक है, बाकी जितना हो सकता है हम बेहतर से बेहतर आपको नोट्स दे रहे हैं, आपका कंटेंट दे रहे हैं। ऐसा मैटर आपको कहीं मिलेगा नहीं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इनका जो केमिकल नेचर है इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका नोट्स भी ले सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते। अभी हमने जो आज अध्ययन किया है जो मोटा था डिस्कवरी के बारे में हमने अध्ययन के लिए इनका नेचर क्या है और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर आगे की तरफ थोड़ा सा चलिएगा। आगे की तरफ इनका जो केमिकल कंपोजिशन है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस, ये आपको आज देखना है। ठीक है, केमिकल मतलब किस केमिकल से ये वायरस जो है बना हुआ है, यह जो केमिकल है कौन सा ऐसा केमिकल है जिससे ये वायरस बना है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप सुने होंगे। न्यूक्लिक एसिड से ये बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। एक होता है DNA होगा, एक होता है DNA और दूसरा है RNA। DNA और RNA दो चीज़ें होती हैं। DNA या RNA की अगर हम बात करें तो
डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसमें से चाहे या तो डीएनए मिलेगा या तो आरएनए, कभी भी दोनों नहीं मिलेगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है। और एक चीज़ आपको मैं ये भी बता दूं कि ये डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड भी मिल जाएंगे। ये भी डबल स्टैंडर्ड मिलेगा और ये भी सिंगल स्टैंडर्ड मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो न्यूक्लिक एसिड जो है ये कवर्ड होता है। क्या होता है? कवर्ड होता है। कवर्ड होता है किसके द्वारा? प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा। और इस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इनके प्रत्येक यूनिट को ध्यान रखिएगा। जैसे सेल की किसी ऑर्गेनिज्म की इकाई होती है, वैसे ही कैप्सिड की भी इकाई होती है, जिसे कैप्सोमीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमीयर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे वायरस का जो एक केमिकल नेचर था, समझ रहे हैं, या तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड, या ये सिंगल स्टैंडर्ड, या आरएनए डबल स्टैंडर्ड, या ये सिंगल स्टैंडर्ड। तो इनका ये सारा करैक्टर है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि प्लांट और एनिमल में किस तरीके के डीएनए पाए जाते हैं, इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है। चलिए, ये इसके पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, क्रिप्टोग्राम्स के बारे में बता दूं, और फिर कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये हेडिंग डालिएगा, क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिप्टोग्राम्स क्या होता है? क्रिप्टोग्राम्स का मतलब होता है, जैसे कोई आप फार्मूला देखते हैं, उसी तरीके से इसे भी कहते हैं कि कोई भी जो क्रिप्टोग्राम्स के जो फार्मूलेस हैं, उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि बैक्टीरिया का नेचर कैसा है और वो उसका कैरेक्टर किस तरीके से है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्रिप्टोग्राम्स। आज इशू यही लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद अगले जब क्लास में आएंगे तो अगला टॉपिक हम आपको बताएंगे। तो क्रिप्टोग्राम्स के बारे में सबसे पहली थ्योरी कौन दिया गया था? गिवन बाय कौन दिया था? गिब्स एंड हैरिसन। ध्यान रखिएगा, गिब्स एंड हैरिसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे ये बताया कि अगर वायरस को अगर आपको पकड़ना है तो अगर ये थ्योरी क्रिप्टोग्राम्स की जो थ्योरी दी गई थी, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ये थ्योरी दिया गया था 1968 में। 1968 में इन्होंने 4 पेयर दिए थे। क्या दिए थे? 4 पेयर, 4 पेयर दिया गया था। और इसी पेयर के द्वारा सब कुछ इन्होंने डिसाइड कर दिया है कि इसमें जो न्यूक्लियोप्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर थी। तो सबसे पहले जो लिया गया था इसके बारे में देख लीजिए, दूसरा देख लीजिएगा, तीसरा और चौथा, 4 पेयर थे। तो फर्स्ट पेयर में इन्होंने क्या रखा था? टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्या रखा था? टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड रखा। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड रखा। सबसे पहला जो रूल दिया गया था टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड था। दूसरा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड दूसरा था। दूसरा क्या था? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आपको क्या करना है, लिख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इन मिलियन, ये था इन मिलियन और परसेंटेज में भी हो सकता है। कैसे अभी एक बताएंगे तो सब आप समझ जाएंगे। दूसरा जो इन्होंने लिया था शेप ऑफ वायरस। क्या लिया था? शेप ऑफ वायरस। शेप ऑफ वायरस
या कैप्सिड शेप या कैप्सिड का शेप, ठीक है। और चौथा जो है एक और था, 3 हो गए, चौथा भी यहीं पे आप नोट कर लीजिएगा। जो चौथा पॉइंट था वो क्या था, टाइप्स ऑफ होस्ट इन्फेक्शन, लिखिएगा टाइप्स ऑफ होस्ट इन्फेक्शन, टाइप्स ऑफ होस्ट इन्फेक्शन या टाइप्स ऑफ वेक्टर या टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो ये बटे वाले कॉन्सेप्ट हैं, ये न्यूक्लिक एसिड की बात करें और इनका जो है मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, मिलियम या परसेंटेज, इसका भी उतना ही रोल है और इसका भी उतना ही रोल है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि इसका भी शेप ऑफ वायरस और इस कैप्सिड शेप, ये दोनों का अपना अपना रोल है। और चौथे रूल में जैसे कि मैंने बताया, होस्ट का जो इन्फेक्शन है वो और टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये इन दोनों पहलुओं का आपको ऑब्लिक में जो आपको दिखेगा उसको भी आपके दिमाग में रखना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बारे में आपको बताता हूँ कि मान लीजिए एक वायरस है इन्फ्लुएंजा, ये वायरस है। और इस वायरस की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला लिखिएगा R/1 और यहाँ पे ये आपके रेशियो का चिन्ह लगा देना है, जिससे ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। उसके बाद 2/5 क्या करना है, 2/5 फिर से यही लगा देना है जो एक दूसरे को अलग करेगा रेशियो का। फिर इसे आपको अलग करना है E/E और फिर आपको अलग कर देना है एक चौथा, जो ये पहला रूल है, दूसरा, तीसरा और एक चौथा। चौथा वाला क्या है, S/A है। क्या है, S/A। तो ये पहला रूल है, ये कौन सा है, दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये वाला चौथा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो है R का मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड आपका RNA होगा। और इसका जो मतलब है सिंगल स्टैंडर्ड, ध्यान रखिएगा, RNA कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा। RNA कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। उसके बाद 2/5 का दूसरा याद करिए कि न्यूक्लिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, 2 है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 2 है। और इनका जो परसेंटेज हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। इसके बाद E/E की बात करें तो ये इलोंगेटेड हो जाएगा, ठीक है। ये इनका जो स्ट्रक्चर है ये कैसा हो जाएगा, इलोंगेटेड, मतलब इनकी जो लंबाई होती है वो बढ़ी हुई होती है। दूसरा जो इनका न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड भी इनका कैसा होगा, इलोंगेटेड होगा। कैसा होगा, इलोंगेटेड होगा। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, जो चौथा रूल था। चौथा रूल क्या था कि होस्ट का जो इन्फेक्शंस होगा, S का मतलब स्पर्मेटोफाइटा या सीड फाइटा, सीड या इसे स्पर्मेटोफाइटा भी कह सकते हैं, स्पर्मेटोफाइटा भी कह सकते हैं। और A की अगर हम बात करें, जो A की सबसे ख़ास बात है, A क्या है, ए कह सकते हैं कि एयर, ए कह सकते हैं एयर, जिसे हम क्या कहे थे, वेक्टर कहे थे। ये चौथा नियम था। तो ये कौन सा रूल था, इसे हम क्रिप्टोग्राम्स कहा जाता है और 4 रूल से बना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और इसे आप पहचान सकते हैं कि वायरस का जो बेसिक कैरेक्टर है, आप इसको बड़ी आसानी से यहाँ पर इसको समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और वायरस के बैक्टीरियोफेज का भी लिख देते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। पहला, दूसरा है बैक्टीरियोफेज, इन्फ्लुएंजा के लिख लीजिएगा, इन्फ्लुएंजा। आप कोई भी आप इसके बाद ले सकते, आप बना सकते हैं। तो इसका जो कैरेक्टर था R/1, उसके बाद रेशियो जो एक दूसरे को पहले नियम और दूसरे के नियम के बीच को अलग करता है उसको लिखेंगे। और ये 2
से 3/10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे रेशियो डालेंगे, ठीक है। S/E, ध्यान रखिएगा, S/E आपको नोट कर लेना है। इसके बाद फिर इनका रेशियो, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, VE/A, VE/A, ये भी आपको नोट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनका जो R है ये RNA होता है, और इसमें जो स्टैंडर्ड है वो कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 से 3% का होता है। और ये 10 क्या है, इनका जो 10 नंबर है, मैं आपको बता दूं कि इनका जो 10 है न्यूक्लिक एसिड, या इनका जो परसेंटेज मैंने आपको बताया था सेकेंड रूल में, वो इनका मॉलिक्यूलर वेट है, और ये क्या है, इनका परसेंटेज है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो तीसरा रूल की अगर हम बात करें वायरस का शेप कैसा होगा, तो आप जानते हैं कि इन्फ्लुएंजा का जो शेप होता है वो स्फेरिकल टाइप का होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल टाइप का। और इनका जो न्यूक्लिक एसिड है वो कैसा होता है, इलॉन्गेटेड टाइप का होता है। अब आएंगे इसके बाद लास्ट जो चौथा रूल है, चौथा रूल में क्या होगा, इनका जो करेक्टर्स होता है, VE का मतलब क्या होता है, वर्टिब्रेट्स होता है। और इस A का मतलब क्या होता है, ये किस माध्यम से, किस वेक्टर के द्वारा प्रवेश करता है दूसरी बॉडी में, हास्ट के द्वारा। तो आज हमने जितना कॉन्सेप्ट आपको बताया, सारी की सारी उम्मीद है करते हैं एकदम से क्लियर होगा। यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगला जो क्लास होगा, इसके आगे का जो पोर्शन होगा वो हम लेके चलेंगे, और वायरस जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम जूलॉजी की तरफ चलेंगे। जूलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उस पर चर्चा करेंगे, और उस पर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो जूलॉजी का जो सेक्शंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर आपकी परीक्षा के लिए। तो जूलॉजी का पहले हम आपको प्रोटोजोआ लेके चलेंगे, फिर अमीबा, ठीक है। फिर उसके बाद पूरे फाइलम के कैरेक्टर्स, उन सभी को यहीं ख़त्म करेंगे। तो जो बच्चे नए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें कि क्या हमारी सारी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक पे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।